नमस्कार साथियों, मैं अभय सिंह ठाकुर साइंस कॉमर्स अकेडमी धर्मशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच जो है करंट अफेयर का एक मुद्दा लेके प्रस्तुत हुआ हूं और ये सीरीज जो है हमारी करंट अफेयर की ये रोजाना आपके बीच आती रहेगी। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा G20। हम G20 को समझने की कोशिश करेंगे, इसका जो इतिहास है कि ये क्यों बना, क्यों बनाया गया, इसके पीछे के क्या मुद्दे थे, इनको भी हम पढ़ेंगे और आज वर्तमान के कॉन्टेक्स्ट में क्या इससे रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें G20 की, इस बार की जो थीम थी आपको दिख ही रहा होगा, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो ये दुनिया है, ये एक संसार जो है, ये एक परिवार है। जब परिवार में कोई समस्या आती है तो हम सभी मिलकर के उसको रिजॉल्व करते हैं। उसी प्रकार अगर विश्व में कोई समस्या आती है, जैसे वो कोई आर्थिक संकट हो, इकोनॉमिक क्राइसिस हो, या कोई जैसे आजकल चल रहा है क्लाइमेटिक चेंज, इन सभी प्रॉब्लम्स का हमने मिलकर जो है निवारण करना है। बस यही है कि हम जो है एक परिवार है और परिवार में क्या होता है, जब कोई दिक्कत आती है तो हम मिलकर उसका निवारण करते हैं। तो आज की टॉपिक की ओर चलते हैं, समझते हैं इसको। तो सबसे पहले हम देखेंगे G7। G7 क्या है? अगर G7 में जी की बात करूं तो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, ऐसे 7 समूह। देखिए 1975 में क्या हुआ था कि जो संसार या पूरी दुनिया के विश्व के सबसे 7 विकसित देश थे, उन्होंने मिलकर के एक संगठन का निर्माण किया और उस संगठन का नाम रखा G7। अगर हम इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1975 में हुई थी। जैसे कि आपको दिख रहा होगा 1975 में ये एस्टेब्लिश होता है। आइए चलते हैं आगे, इसको देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज का जो है पार्ट रही है। तो सबसे पहले आपके समक्ष इटली, इसका पहला, दूसरा यूएसए, तीसरा यूके, चौथा कनाडा, पांचवा जर्मनी, छठवां फ्रांस, सातवां जापान। ये 7 कंट्री G7 का जो है पार्ट रही हैं। आगे चल के हम देखते हैं कि ये G7 जो है ये G8 में तब्दील हो जाता है, एक कंट्री और इनके साथ जुड़ती है जिसका नाम रशिया। तो ये मिलकर के 8 कंट्री, जैसे आप देखिए, इटली, यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, रशिया और एक जापान। ये 8 कंट्री जुड़ जाती हैं और ये बन जाती है G8। अब होता क्या, देखिए 2014 के अंदर, अगर मैं बात करूं 2014, पहले तो ऐसे बात कर लेते हैं कि G8, जैसे मैंने कहा कि जो G7 था ये आपका बना है 1975 में। इसके बाद 1997 में हमारे पास बन जाता है G8। एक कंट्री जुड़ जाती है G7 में जिसका नाम है रशिया। और 2014 के अंदर क्या होता है, रशिया यूक्रेन का जो मुद्दा चलता है, जो रशिया भिन्न भिन्न प्रकार की घटनाएं यूक्रेन के साथ करता है, उन घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए ये 7 कंट्री, जो G7 वाली 7 कंट्री हैं, ये रशिया को पुनः यहाँ से बाहर कर देती है और ये G8 द्वारा फिर से G7 बन जाता है। तो आप क्या समझे कि G7 1975 में बना, इसके बाद 1997 में एक और कंट्री जुड़ी जो रशिया, और ये G8 बन जाता है। तो 2014 के अंदर जो ये भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियां, ये भिन्न भिन्न प्रकार की घटनाएं करता है यूक्रेन के साथ, उन घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए 7 कंट्रियां रशिया को पुनः यहां से निकाल देती है और G8 फिर से 2014 के अंदर G7 बन जाता है। तो इसके साथ आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्री किस किस, अगर मैं बात करूं यूरोप मैप की, तो यूरोप मैप से जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया और एक आपका यूके, ये 4 कंट्री जो है G7 का पार्ट है। इसके साथ आगे चले तो यहाँ पे आपकी एक कंट्री सिर्फ जापान, ये जापान जो है इसका पार्ट है, और ये कनाडा और यूएसए। अगर हम बात करें यहाँ पे तो यूरोप, यूरोप से 4 कंट्रियां आती हैं। अगर हम बात करें एशिया से, तो एशिया से एक कंट्री आती है सिर्फ। और अगर बात करें नॉर्थ अमेरिका से तो हमारी 2 कंट्रीज आती है। तो इस प्रकार से 7 कंट्रियां G7 का निर्माण करती हैं। तो हमने ये मैप के जरिए से भी देख लिया। आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं G20 के बारे में। तो देखिए अगर मैं बात करूं G20, तो G20 कब बना? 1999 में इसका जो है स्थापना होती है। क्यों होती है इस बात को हम समझते हैं। देखिए जो G7 था, जिस G7 में जो 7 कंट्री है, वो 7 कंट्री जो उस समय सबसे विकसित कंट्रीज थी, मतलब जो इनकी इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी अच्छी थी, जिनकी मतलब वैसे डेवलपमेंट हो चुकी थी। अगर हम बात करें वो 7 कंट्रियों की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये 7 कंट्रीज जो है पूरे दुनिया का 40% पैसा ये कमाती है। मतलब अगर मैं बात करूं वर्ल्ड की जीडीपी की, अगर वर्ल्ड में 100 रुपया कमाया जाता है तो 100 में से 40 रुपए जो है वो G7 वाली कंट्रियां, 7 कंट्रियां कमाती थी। तो मतलब एक बड़ी रेशियो। और अगर हम बात करें जनसंख्या, तो 1/10 जनसंख्या जो है वो G7 का पार्ट थी। मतलब ये 7 कंट्रियां 1/10 की हिस्सा जो है जनसंख्या का भी हमें संसार में देती है। लेकिन ये सारी की सारी कंट्री जो थी, सभी की सभी कंट्रीज विकसित कंट्री थी। इसके आगे हमने क्या देखा कि एक मुद्दा उठा, उस समय कुछ ऐसी नई कंट्रीज निकल के आई, जैसे इंडिया, या आप साउथ अमेरिका बोल लीजिए, या और भी अलग अलग कंट्री, जो ऑस्ट्रेलिया, ऐसी कंट्री उभरी
जिनकी जीडीपी इन जीडीपीओं को टक्कर देने लगी, जर्मनी इटली की जीडीपी को टक्कर देने लगी। तो एक मुद्दा उठा कि ये भी क्यों ना एक मिलकर संगठन बनाए। तो एक नया संगठन बनाया गया G20, और इसमें विकसित विकासशील दोनों देशों को ऐड किया गया, जिसमें 20 कंट्री तो नहीं, मैं बोल सकता हूँ 19 सोवेरियन कंट्रीज थी, और साथ में एक आपका यूनियन था, यूरोपियन यूनियन। तो 1999 के बीच इसका गठन होता है। अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहला जो इसकी बैठक होती है, पहली बैठक, वो कहाँ पे होती है? तो पहली बैठक 2008 के अंदर होती है वॉशिंगटन डीसी में, और ये आपको पता है कहाँ है? यूएसए में, जो कि यूएसए की कैपिटल भी है। 2008 के अंदर पहली समिट G20 की होती है वॉशिंगटन डीसी में। अगर मैं थोड़ी सी बात करूं यूरोपियन यूनियन की, तो यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज हैं, और ये 27 की 27 कंट्रीज जो है G20 का हिस्सा है। इन 27 कंट्रीज की अगर मैं बात करूं, तो इन 27 कंट्रीज जो यूरोपियन यूनियन है, इसका जो मुख्यालय है वो बेल्जियम में है। बेल्जियम में, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। और अगर हम बात करें इसके चेयर, जो आपका प्रेसिडेंट होता है इस यूरोपियन यूनियन का, जो प्रेसिडेंट है वो है उर्सुला वॉन। उर्सुला वॉन जो है इसकी प्रेसिडेंट है, और इसका मुख्यालय मैंने आपको बता दिया बेल्जियम। बेल्जियम के भी एक जगह है बुसेल्स, इस बुसेल्स में इसका मुख्यालय है। अगर हम पहली समिट की बात करें, जो पहले यहाँ पे बैठक हुई वो 2008 में वॉशिंगटन डीसी के अंदर होती है। तो मैंने अभी तक आपको ओवरव्यू इसका दे दिया, क्या क्या इससे रिलेटेड बातें हैं। अब चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं। इसके जो मेंबर्स हैं उनको देखते हैं। देखिए, एक आपको मैंने पहले ही बताया कि 7 कंट्री तो आपको याद हो ही चुकी हैं। वो 7 कंट्री कौन कौन सी? 2 नॉर्थ अमेरिका से, कौन कौन सी है वो? जैसे पहली कंट्री कनाडा, दूसरी आ गई आपकी यूएसए। इसके बाद 4 कंट्री मैंने आपको बताई आपकी यूरोप से, जो कि इटली, फ्रांस, जर्मनी और आपका ब्राजील। ये 4 कंट्रियां होगी। इसके बाद आपकी एक कंट्री आपने ये ब्रिक्स कर लेना है याद। इस ब्रिक्स में आपको ब्राजील मिल जाएगा, रशिया मिल जाएगा, इंडिया मिल जाएगा, चाइना मिल जाएगा, और साउथ अफ्रीका जो है ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपकी 12 कंट्रीज हो जाएंगी, और बाकी आपने याद कर लेनी है, जैसे अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, इंडोनेशिया, मैक्सिको, साउथ कोरिया और साउथ अरेबिया। तो ये 7 कंट्री आप याद कर लोगे, और एक यूरोपियन यूनियन को मिला के 20 कंट्री आपकी याद हो जाएंगी। तो आप याद करने का बड़ा आसान सा तरीका मैंने पहले बताया। 2 कंट्री आपकी ये क्या बोलते नॉर्थ अमेरिका से आएंगी, 4 कंट्री आपकी यूरोप से आएंगी, और एक कंट्री आपकी जो जापान है एशिया से आएगी। उसके बाद ब्रिक्स को याद करिए, ब्रिक्स से आपको ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका मिल जाएगा। बाकी आपने याद कर लेना, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, इंडोनेशिया, मैक्सिको, साउथ कोरिया, साउथ अरेबिया और एक यूरोपियन यूनियन। और इस यूरोपियन यूनियन में मैंने आपको कहा 27 कंट्रीज हैं, और ये 27 कंट्रीज G20 का पार्ट है। और एक बात और कर लीजिए, इसकी अगर करेंसी की हम बात कर लें, इसकी करेंसी की बात, तो ये लगभग 20 देश जो हैं उसकी करेंसी, इन 27 देशों में से 20 देश ऐसे हैं जो एक ही करेंसी को फॉलो करते हैं, जिसका नाम यूरो है। तो ये भी आपके लिए एक जीके का प्रश्न बन जाएगा। तो कंट्रीज के नाम आप देख ही चुके हो। चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें, देखिए आपके समक्ष एक करंट का कॉन्टेक्स्ट जो बन के आया इंडिया के बीच, कि व्हाई द G20 नीड्स द AU, कि G20 को AU की जरूरत क्यों पड़ी? AU है क्या? अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन की जरूरत क्यों पड़ी इस G20 को? तो देखते हैं कि इस बार आपको पता होगा कि जैसे भारत देश को अध्यक्षता मिली थी, तो अगर G20 की हम बात करें, G20 एक, हम संगठन का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि संगठन वो है जिसका कोई मुख्यालय हो। इसका कोई मुख्यालय नहीं। हर साल समिट, जहां जहां समिट होते हैं चेंज होती रहती है लोकेशंस, और रोटेशन वाइज चलती रहती है, तो इसका कोई मुख्यालय तो है नहीं। और जिसके पास इसकी अध्यक्षता आती है उसको अपने हिसाब से कुछ चेंजेस करने का मौका मिलता है। इसलिए भारत के पास इस बार अध्यक्षता थी, और भारत ने कुछ चेंजेस करने की कोशिश भी की है। जैसे समर्थकों का तर्क है कि AU के शामिल होने से G20 प्रतिनिधित्व जो है बढ़ जाएगा, इसको आगे बढ़ोतरी मिलेगी। ऑब्वियसली सी बात है, अगर अफ्रीकन यूनियन की मैं बात करूं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करूं, तो 55 कंट्रीज इसके अंदर है। और आगे हम बात भी करेंगे कि लगभग कितनी कंट्रीज जो है इस 55 कंट्री में से ग्रोइंग कंट्रीज है। आगे देखते हैं, इन चीजों को हम समझेंगे आगे। थोड़ा यहाँ पे देखिए, 65 आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, और एक लगभग 80%। अभी अगर मैं G20 की बात करूं, तो इस G20 में पूरे वर्ल्ड का 65% पॉपुलेशन, मतलब मैं बोल सकता हूं 1/3 पॉपुलेशन है, या 2/3 पॉपुलेशन है। अगर ये अफ्रीकन यूनियन पार्ट बन जाती है इस G20 का, तो ये डेटा 80 to 85% हो जाएगा। काफी बढ़ोतरी है, और हम बोलेंगे कि हम काफी लोगों की, या काफी संख्या में लोगों की जो है जरूरतों को पूरा करेंगे, उनके मुद्दों को फैसला लेंगे। तो आगे देखिए, अफ्रीकन यूनियन के संघ
3.14। अगर मैं बात करूं इसकी भारत के साथ जीडीपी की, तो जैसे कि आपको दिख रहा है इस समय जो अफ्रीकन यूनियन की जीडीपी है वो 3.14 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर है। अगर इसकी मैं भारत के साथ कंपैरिजन करके देखूं, और यहाँ पे ये भी दिख रहा है आपको कि 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अगर पूरे संसार में हम बात करें तो 11 सबसे बड़ी इकोनॉमिक जो प्रोसेस है ये कर रहा है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर की आपके समक्ष अफ्रीकन यूनियन है। आगे चलते भारत के साथ देखते हैं इसकी बात को। तो भारत के साथ देखो इनकी मैंने बताई 3.14 और भारत की 3.74, तो ज्यादा फासला है नहीं। तो हम बोल सकते हैं इनका, अगर इंडिया G20 का पार्ट बन सकता है तो अफ्रीकन यूनियन क्यों नहीं। अफ्रीकन यूनियन की बहुत कम भागीदारी G20 के अंदर हमें देखने को मिलती है। मात्र एक देश है अफ्रीका यूनियन से, जो कि आपका साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका सिर्फ एक कंट्री ऐसी है जो अफ्रीकन यूनियन की 55 कंट्री में से एक कंट्री जो कि G20 का हिस्सा है। बाकी कंट्रीज भी हमें जो काफी डेवलपमेंट उधर से कर रही है उनको भी हमने हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी अगर जीडीपी है भारत की लगभग बराबर है तो ये क्यों नहीं हिस्सा बनते। आगे अगर G20 को हम रिप्रेजेंट करें तो 85 डाटा वर्ल्ड पॉपुलेशन वर्ल्ड इकोनॉमी जो है 80% को ये शो करेगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन आगे मैंने अभी कहा कि 65 है, ये 80% तक हो जाएगी अगर ये जो आपका अफ्रीकन यूनियन इसका हिस्सा बन जाती है। और वर्ल्ड ट्रेड जो है ये भी 75% तक वर्ल्ड ट्रेड है। ये सभी डेटा जो है चेंज होंगे अगर हमारा जो अफ्रीका यूनियन इनका हिस्सा बन जाता है। जैसे मैंने कहा कि पॉपुलेशन जो है 80 तक चली जाएगी, ये भी कुछ वर्ल्ड ट्रेड की वैल्यू भी बढ़ेगी और कार्बन इमिशन जो है ये भी आगे बढ़ेगा। चलते हैं आगे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जबकि अफ्रीका ने चीन के बढ़ते प्रभाव की ओर इशारा किया, कहा कि G20 में सत्ता की भूमिका में तब्दील हो सकता है। अगर एक बात मैं आपके समक्ष रखूं, लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी करूंगा कि चाइना जो है इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अफ्रीका के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, जो आपको पता है चाइना हर जगह इन्वेस्टमेंट करता रहता है, इसी प्रकार से अफ्रीका में भी इसने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो की हुई है। तो हम देखेंगे कि ये क्या इंडिया के लिए खतरा तो नहीं हो सकता, क्या इंडिया ने जो ये फैसला लिया कि ये सही है। तो ये मैं अंत में डिस्कस करूंगा आपके साथ। प्रधानमंत्री का स्पष्ट कहना है कि सभी देशों के बाद हमें 55 देशों की शामिल करना होगा, आपको अधिक समावेशी के लिए G20 बनाने की जरूरत है। और G20 G7 जैसा नहीं है, इसमें विकसित विकासशील देश उभरते देश दोनों शामिल है। अफ्रीका को देखें, सबसे तेजी से बढ़ते 12 देशों में से 6 देश अफ्रीका में से हैं। इस बात को समझना, अगर मैंने बात की थी G7 की, तो मैंने आपके समक्ष एक बात कही कि G7 एक ऐसा गुट है, एक ऐसा संगठन है जहां पे विकसित कंट्री होती हैं जो अपना विकास कर चुकी हैं, वो कंट्रियों का गुट है। लेकिन G20 एक ऐसा ग्रुप है जहां पर विकसित विकासशील उभरते देश तीनों चीजें शामिल हैं। जो अभी अपनी ग्रोइंग एज में चल रहे हैं वो कंट्रीज भी इसका हिस्सा। इसलिए मोदी जी ने साफ साफ कह दिया कि G20 G7 के जैसा नहीं है। G7 जो है वो विकसित देशों का समूह है, लेकिन G20 विकसित विकासशील उभरते सभी देशों का समूह है। इसीलिए अगर अफ्रीका ग्रोइंग कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो हमें अफ्रीका को इसका जो है पार्ट बनाना चाहिए। और इसमें देखिए अलग अलग प्रकार के, मतलब अगर मैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो भारत को इससे 2 प्रकार के फायदे होंगे, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ कि कैसे प्रकार के 2 फायदे। और एक चीज ये भी देखिए, अगर हम बात करें इस दुनिया में अफ्रीका को देखें, अगर तेजी से 12 देश बढ़ रहे हैं ना, तो उन 12 देशों में से 6 देश जो है वो अफ्रीका से है। इस समय अगर वर्ल्ड के अंदर 12 जो तेजी से बढ़ने वाले देश हैं, उन देशों में से 12 देशों में से 6 देश अफ्रीका कॉन्टिनेंट से हैं। तो क्यों ना हम G20 का इनको हिस्सा बनाए। एक अच्छा फैसला ये मुझे लग रहा है कि हो सकता है। आगे चलते देखते हैं इन टॉपिक्स को। एयू को जोड़ने का भारत का प्रस्ताव ऐसे समय में आया जब देश के पास G20 की अध्यक्षता थी। मैंने बात की आपके साथ, जब आपको अध्यक्षता मिलती है, आपको अध्यक्ष बनने का मौका मिलता है, तो आप अपने हिसाब से कुछ फैसले ले सकते हो, अपने हिसाब से कुछ चेंजेस कर सकते हो। इसलिए इंडिया को इस बार मिली तो इंडिया ने कुछ चेंजेस करने की कोशिश की। अगर मैं बात एक और आपके साथ बात करूं तो 2023 में जो है ये इसकी अध्यक्षता इंडिया में है। ऐसे 2024 में अध्यक्षता कहाँ होगी और 2022 में कहाँ थी। अगर हम 2022 में बात करें तो 2022 में इंडोनेशिया में ये समिट हुआ था। इंडोनेशिया में ये समिट हुआ था। और अगर हम बात करें 2024 में, तो 2024 का जो समिट है ये ब्राजील में होगा। ओके, तो ये इस प्रकार से समिट चलते रहेंगे। इस बार की अध्यक्षता इंडिया में है, तो इंडिया ने ये चीज हमें देखने को मिला। और इंडिया क्या, मैंने जो बताया कि इंडिया के 2 यहाँ पे फायदे होने वाले हैं। इंडिया चाहता है कि जो संसार है, जो दुनिया है, ये मल्टीपोलर बने। कैसा बने? मल्टीपोलर वर्ल्ड बने। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या होता है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए, मल्टीपोलर ये होता है कि जब एक देश, एक गुट के पास शक्ति ना रहकर सभी देशों में डिवाइड हो जाए। जैसे आप देखते हो कुछ कंट्री ऐसी होती हैं जो अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करती है, जैसे अमेरिका, यूएसए समय मल्टी अपने आप को सुपीरियर दिखाता है और सभी देश उसकी बात को मानते भी हैं। अगर मैं बात यूं करूं, इंडिया, ये इंडिया का कॉन्टेस्ट अगर बात करते हैं तो इंडिया के वेस्ट में यूरोप है,
यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ साउथ अमेरिका है। तो यूरोप, हम तो इन कंट्रीज, इस साइड की सारी कंट्री को नाम ही वेस्टर्न कंट्रीज का देते हैं, इस यूरोप को जोड़ते ही नॉर्थ अमेरिका के साथ। और आप देखते होंगे कि यूरोप हमेशा जब भी फैसला लेगा, एक रशिया को अगर हम अपने हिस्से ऊपर रशिया को छोड़ दें तो बाकी सारी कंट्रीज जो है वो नाटो का भी हिस्सा है लगभग यहाँ से। तो ये नॉर्थ अमेरिका को जो है पूरा सपोर्ट करती है, साउथ अमेरिका वाले तो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। और अगर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये भी फेवर में है हमारे, क्या बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका के। यहाँ पे अगर जापान की बात करें, तुर्की की बात करें, तो ये सारी कंट्रीज जो हैं अमेरिका को प्रेफरेंस देती हैं, अमेरिका के साथ हाँ मिलाती हैं। लेकिन इंडिया चाहता है कि किसी एक देश के पास सारी की सारी पावर नहीं रहनी चाहिए, इस प्रकार से विकास नहीं हो पाता, ये विकास में रुकावट पैदा करता है। इसलिए इंडिया चाहता है कि हम मल्टीपोलर वर्ल्ड बने, जो पावर्स हैं वो डिवाइड रहें और सभी मिल करके मिलजुल के फैसला लें। इसीलिए इंडिया ने अफ्रीका यूनियन को पार्ट बनाने की कोशिश की, क्योंकि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि हमेशा साइलेंट रहता है। साइलेंट का मतलब आप समझते हो, ये कभी भी अमेरिका के बिहाफ पर स्टेटमेंट नहीं देगा। अगर अमेरिका के साथ स्टेटमेंट नहीं देता तो इंडिया ने सोचा कि ये हमारे लिए इन फ्यूचर एक अच्छा दोस्त बन सकता है। और आपको पता होगा इस समय, अगर एक मैं आपको होमवर्क दे दूं तो आपने मिनिस्ट्री खोलनी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। लिखना क्यों, चलो मैं बोल ही देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स आप खोलिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या इंडस्ट्री, आप वहां पे जाके देखिए कि इंडिया इस समय अफ्रीका के साथ कितने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है, कितने एग्रीमेंट इंडिया के साथ कर रहा है अफ्रीका। और मिलिट्री, अगर मिलिट्री की जो अभ्यास युद्ध चलते हैं वो भी अफ्रीका के साथ चलते रहते हैं समय समय पर, ये ट्रेनिंग्स भी चल रही है, मिलिट्री ट्रेनिंग्स आप बोल सकते हो। तो इन फ्यूचर अफ्रीका हमारे लिए एक अच्छा दोस्त बन सकता है। और आपको एक बात यहाँ पे एक फायदा ये भी मिल रहा है कि ये अमेरिका की तरफ भी ज्यादा तवज्जो नहीं देता, अमेरिका के खिलाफ ये मतलब साइलेंट रहता है, ना उनके समक्ष में बोलता है ना उनके वैसे विरोध में बोलता है। तो एक अच्छा मित्र हमें ये मिल सकता है। तो इंडिया का एक पहला फायदा ये हो गया, दूसरा फायदा ये मल्टीपोलर वर्ल्ड ये बनाना चाहता है। आगे चलते हैं, समझते हैं इस कोशिश को। अगर मैं एक और बात करूं तो पिछले कुछ समय पहले इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक न्यूज़पेपर में ये हमारी न्यूज आई थी, पीयूष गोयल साहब का ये एक क्या बोलते स्टेटमेंट थी कि इंडिया ओपन टू एफटीए। एफटीए का मतलब क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है इसको भी मैं समझा देता हूँ। जब हम किसी ऐसे देश के साथ कोई ट्रेड करते हैं और वहां पे बिना टैक्स, विदाउट टैक्स हम जब ट्रेड करें, उसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम कहते हैं। तो पीयूष गोयल ने ये बात कही थी। ये देखिए अफ्रीका के बारे में यहाँ पे जिक्र हुआ था कि हम इन फ्यूचर अफ्रीका के साथ कई टाइप के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो ओपन करने वाले। और आज आप, मैं बता ही रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की साइट को खोलिए, वहां पे देखिए इस समय हम अफ्रीका के साथ कितने प्रकार के जो ये साइन कर चुके हैं ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो आगे चलते समझते हैं। और तो इसी के साथ मैं चाहूंगा आपके साथ विदा, और नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे G20 के और एमसीक्यूज के साथ। G20 के रिलेटेड जो करंट अफेयर के टॉपिक्स अभी चल रहे हैं, जो इस वीडियो में डिस्कस मैं नहीं कर पाया हूं, उनको आगे देखेंगे। और तब तक मैं चाहूंगा आपसे विदा, और जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।